देखे कहाँ। हम लोग पढ़ रहे थे, मंत्री परिषद शुरू कर चुके थे। ऋषि राज सिंह ठाकुर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो हम लोग शुरू कर चुके थे मंत्री परिषद में। आर्टिकल 74 पढ़े थे। आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री सेना का प्रशासनिक, शासन का प्रशासनिक प्रमुख होगा, सरकार का प्रमुख होगा, लोकसभा बहुमत दल का नेता होगा। नीति आयोग आज प्रधानमंत्री पर थोड़ी बहुत बातचीत की जाएगी। देन आर्टिकल 75, लास्ट क्लास में आर्टिकल 75 का कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, उसको करेक्ट करिएगा, क्योंकि स्टेबल माइंड से आप अगर कोई काम नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो सकता है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो गलत हुआ होगा तो उसको ठीक कर लीजिएगा। जो लोग ऐप पर देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पर बाद में देखेंगे, उनके लिए भी एडवाइस है कि अगर आर्टिकल 75 में कुछ इधर उधर हुआ है तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। आर्टिकल 75 में पार्ट 1 हुआ क्या था कि पार्ट 1 और पार्ट 1A और पार्ट 1B को हमने कल आर्टिकल 75(2) और 75(3) स्लिप ऑफ टंग है और ये बोला गया है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। जो लोग भी कल की क्लास में थे, स्लिप ऑफ टंग की वजह से आर्टिकल 1A को आर्टिकल 75(1A) को आर्टिकल 75(2) और आर्टिकल 1B को आर्टिकल 75(3) लास्ट मोमेंट पे तेजी से अपन कंप्लीट कर रहे थे और उसी समय एक मैसेज आ गया था कि किसी का स्वर्गवास हो गया है, नतीजा ये इधर का उधर हो गया था। तो जो लोग भी यूट्यूब और ऐप पर देख रहे हैं वो इसको करेक्ट कर लेंगे कि ये 75(1A) है, न कि 75(2) है। 75(2), 73 बहुत ईजी है। 1A तो आप जानते हैं, 1A के आर्टिकल 75(1) क्या लिखा है बताइए, फटाक से करेक्ट हो जाए। कल क्या लिखे थे? खा के नहीं आए सुबह सुबह? तो कुछ तो बोलिए, कुछ लिखा होगा भाई, बताओगे तब तो पता चले कि गलत क्या है। बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति बोला, ठीक है, राष्ट्रपति किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। फिर जो 1A लिखा है, ये 1A और 1B जो कल आपने लिखा होगा कि आर्टिकल 75(2) में जो लिखा होगा 1A कर लीजिएगा और जो 3 में लिखा होगा 1B करिएगा। 2 और 3 प्रसाद पर्यंत से डील करता है। कुल मिलाकर के निश्चित बात यह है कि आर्टिकल 75(1) कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो 1A है वह 91वां संविधान संशोधन 2003 से आया है कि केंद्र के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एग्जाम में गलत ना हो। आर्टिकल 75(1A है 91वां संविधान संशोधन, केंद्र के मंत्रिपरिषद में। यूट्यूब में लाइव नहीं है आज? हाँ, यूट्यूब में कुछ टेक्निकल रीज़न है, उसमें पासवर्ड की इशू हो रहा है, इसलिए यूट्यूब में लाइव अभी नहीं है। मे बी सेकेंड या थर्ड क्लास यूट्यूब में लाइव होगा, उसको रिकवर करना पड़ेगा इसलिए। तो आर्टिकल 75(1) कहता है कि नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 75(1A) 91वां संविधान संशोधन, ये 51वां संविधान संशोधन इस संविधान में भी संशोधन करता है और इसी के साथ ये RPA में भी चेंज करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट में केंद्र की मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी? 15% होगी। दिस इज गोना बी इम्पोर्टेंट, ये इस साल के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों? वो हमने समझ लिया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ का केस हमने पढ़ा है। सो ये आर्टिकल 1A है और ये आर्टिकल 1B है। जो सांसद दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हुए हैं वह उसी लोकसभा में कार्यकाल में मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर कल त्रुटि रही हो तो उसको करेक्ट कर लिया जाए फटाक से, अपने हिसाब से, जल्दी से, 1 मिनट के अंदर, क्योंकि 1 मिनट में 8 बज जाएगा तो अपन दूसरा पढ़ेंगे ना। लिख भी रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, आगे बढ़ा जाए। हो गया? ठीक है भैया, ये यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रहा है, मैं 3 बार बोल चुका हूँ, अब बार बार ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि यूट्यूब पे लाइव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया। देन इसके आगे के क्लॉज जो 75(2) है, ये सब बड़े महत्वपूर्ण है। 75(2), 75(3) इसको कल हम लोग शायद छोड़ चुके होंगे। तो 75(2), 75(3) क्या है? 75(2) है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा या अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह अपना पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर ही वो क्या रहेगा, बना रहेगा अपने पद पर क्या राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकता है? जब मन किया राष्ट्रपति का कहा चलो प्रधानमंत्री बदलते हैं, सुबह उठा लगा प्रधानमंत्री, नाश्ता में एक प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसा चेंज कर देगा क्या? तो मंत्रिपरिषद जब राष्ट्रपति को लगे कि अविश्वास आ गया है, अविश्वास सरकार के प्रति अगर अविश्वास है तब उसको हटा सकता है। सरकार के प्रति अविश्वास है, नो कॉन्फिडेंस की स्थिति में उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। नो कॉन्फिडेंस की स्थिति में उसको हटा सकता है। देन आर्टिकल 75(3) एकदम महत्वपूर्ण कह रहा है कि सभी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लोकसभा के प्रति क्या होगी, सामूहिक जिम्मेदारी होगी। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। अब इस बात को एकदम ध्यान से समझिए, सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब ये है कि सरकार दे विल सिंक एंड स्विम टुगेदर, ये कहा जाता है दे विल सिंक एंड स्विम टुगेदर, मतलब वो एक साथ डूबेंगे और एक साथ तैरेंगे। ऐसा नहीं है कि एक मंत्री के जाने से कुछ ऐसा होगा, नहीं। दे विल सिंक एंड स्विम टुगेदर मतलब सब एक दूसरे को बचाएंगे और सरकार जाएगी तो सबकी चली जाएगी। सामूहिक जिम्मेदारी होती है। इसीलिए आप देखोगे कि मामला भले किसी एक मंत्री का हो, मामला भले किसी एक मंत्रालय का हो सकता है कि मामला किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री का हो, वित्त मंत्रालय का, पर उसको बचाने के लिए कपड़ा मंत्रालय वाला भी कपड़ा फाड़ रहा होगा। आप अगर संसद भवन की कार्यवाही को देखेंगे तो बिल भले वित्त मंत्रालय का है पर उसको बचाने के लिए कपड़ा मंत्रालय वाला मंत्री भी क्या हो रहा है, उछल कूद रहा होगा। बिल भले किसी रक्षा मंत्रालय का होगा पर उसको बचाने के लिए खाद्य मंत्रालय वाला भी उछल रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सामूहिक जिम्मेवारी है, अगर एक गया तो हम सब चले जाएंगे। तो उनको पता है कि हमको क्या रखना है, सामूहिक जिम्मेवारी रखना है। एक का अगर बिल सरकार के द्वारा लाया गया बिल अगर पास नहीं हो पाया, बजट अगर नहीं पास हो पाया, तो सबको क्या करना पड़ेगा, एक साथ इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए वो एक दूसरे को डिफेंड करते रहते हैं कि हमारे बिल पर, तो भले बिल इसका है पर डिफेंड कर रहा होता है ये, कभी बिल इसका है तो डिफेंड ये बिल, सब आपस में मिलकर के डिफेंड कर रहे होंगे। कई बार हमको ऐसा लगता है संसद टीवी देखने के बाद कि भाई जब बात रक्षा मंत्रालय से हो रही तो रक्षा मंत्री को बोलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। कोई भी एक दूसरे को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। उनकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है लोकसभा के सभी सदस्यों के प्रति। तो हमको याद रखना है कि 75(3) में उनके प्रति सामूहिक जिम्मेवारी होती है। फेमस प्रोवर्ब ये है कि दे विल सिंक एंड स्विम टुगेदर, एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे। तो ये है 75(3), ये एक व्यवस्था करता है कि लोकसभा में किस तरह से चीज़ें बदलेंगी। देन कम्स आर्टिकल 75(4), मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। पद एवं गोपनीयता की जितने मंत्रियों की शपथ है आर्टिकल 74, शपथ से जुड़ा हुआ अनुसूची आप जानते ही हैं। देन कम्स आर्टिकल 5, कोई मंत्री 6 महीने तक किसी सदन का सदस्य नहीं रह सकता। आई होप कि ये सब तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सही रहा होगा। बस ये आपस में इंटरचेंज हो गए थे, उसको ठीक करना है। क्लॉज 4, मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। एंड आर्टिकल 75, कोई मंत्री 6 महीने से, यानी ओथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डील करता है क्लॉज 4 से, जबकि 6 महीने कोई भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा, आर्टिकल 7 इसका 75। और मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता कौन सा, आर्टिकल 75 का 6। याद रह जाएगा सबको, ठीक? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलो, तो सबको याद रह जाएगा। आप लोग लिख तो रहे नहीं है, चलो जल्दी से बता दो आर्टिकल 75(1) क्या है। आयुषी 75(1) बता दीजिए। बहुमत दल का नेता,
कि बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या बनाएंगे, पीएम बना देंगे। 75(1)(a) लाइन से 75(1)(a कंफ्यूजन हो गया। अब क्या कंफ्यूजन हो गया, तो क्लियर हो गया कंफ्यूजन। हाँ, 15% वाले को कहेंगे 15% वाला क्लॉज, ऐसे भी याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। सबको अपनी अपनी भाषा में याद रखना है, कोई जरूरी नहीं कि जो लिखा गया है, जो कहीं कहीं लिखा है। 1B, हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर हो गया तो मंत्री नहीं बनेंगे। 75(2) उतने देर में तो देख ही लिए तुम। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट 75(3) सामूहिक जिम्मेदारी, ठीक बात है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 75(4) लक्ष्मी सर कर शपथ, कर शपथ। 75(5) बगल में, उतने दिन तो देख लिए तुम। सर वो CGPSC में जो आया था 75(6) वेतन भत्ता, सबको याद रह जाएगा। याद हो गया, आप बता दीजिए एकदम सबसे आशा के बगल में, बिना देखे 1 से लेकर के 6 तक के फटाक से बता दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, खा पी के तो आई होंगी सुबह सुबह, इतना बोरे बासी खाई होंगी, बताइए। 75(1) बताइए हमको, एक एक बताइए, 1 से लेकर 6 तक सब बताइए। नहीं पता, लिखा तो है सामने। 75(1) क्या है, बहुमत दल का नेता। 75(1)(a) 15% वाला क्लॉज। 75(b) एंटी डिफेक्शन लॉ। 75(2) प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहना है। 75(3) सामूहिक जिम्मेदारी शपथ। इतना इतना ऐसे तो नहीं चलेगा, फिर तो ये तो ऐसे नहीं चलेगा, फिर तो थोड़ा जोश वोश लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आप एक तरफा मैं बताऊं और आप नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ बताओ भाई, एकदम सारा पूरा 1 से लेकर के 6 तक पटाख से। हाँ हाँ, नंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर विल 15% ऑफ टोटल नंबर्स। हाँ हाँ, 2। हाँ हाँ हाँ, तुम मेहनत करो यार, तुम मेहनत करो, तुम्हारा एकदम सिलेक्शन में बहुत चांस है। मतलब जल्दी लोगों को ऐसा मैं नहीं बोलता, तुम्हारा चांस बहुत है सिलेक्शन का। बाकी लोग भी सीख सकते हैं, बहुत चांस है तुम्हारे सिलेक्शन का। अब ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि वो 4 आर्टिकल बता दिए तो हमको लग रहा है। उसका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, और चीज़ों को कनेक्ट करने का तरीका है ना, ये सीखने वाली बात है। और तुम्हारा सिलेक्शन के चांस बहुत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फूल के कुप्पा हो जाना, पर फिर भी बहुत अच्छा बता रहे हो। मतलब रोज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ इस बात को, तुम्हारे चांस अच्छे हैं। बाकी लोग इसका मतलब ये ना ऑफेंड हो जाए कि सर हमारा नहीं होगा, कि हम भी तो उतना ही फीस दिए हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी के अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई कुछ में अच्छा होता है, उसका प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा है, और ये चीज़ इंटरव्यू में तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला देगा। बट इंटरव्यू तक पहुंचने के पहले बहुत काम होता है, वो सबको उतना ही करना है, सबको उतना ही करना है। नेक्स्ट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको नहीं दिख रहा होगा उनको देखने की कोई बड़ी ऐसी आवश्यकता भी नहीं है, कुछ नया नहीं बता रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होता है कि देखो, अलग अलग मंत्री होते हैं, एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल के बाहर राज्य मंत्री, राज्य मंत्री के बाहर उप मंत्री होते हैं, उप मंत्री के बाहर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके पहले समझ लेते हैं कि कैसे एक मंत्रिमंडल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक मंत्रिमंडल है, ये कैबिनेट कहलाते हैं, ये कैबिनेट कहलाते हैं, ये कैबिनेट वाले लोग हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि मंत्री के पीछे कैबिनेट का दर्जा होता है, तो कैबिनेट मंत्री रहते हैं। इसके बाहर कैबिनेट के बाहर फिर राज्य मंत्री वगैरह आ जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले। कुछ इस तरह से लगातार मंत्रिमंडल बनते रहता है। राज्य मंत्री है, उप मंत्री हैं, इसके अलावा उप मंत्री बनते हैं। पर ये सब उतना चांस नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में चांस पूछे जाने के यही कैबिनेट, किचन कैबिनेट, कोर कैबिनेट की बात होती है।
देखो यहाँ तक तो जो आप यहाँ पर जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये तो जरूर आपको पता होगा कि सबसे पहले मंत्रिमंडल पे, राज्य मंत्री पर, उप मंत्री, अलग अलग इनके काम होते हैं। अलग अलग इनके काम होते हैं। ये है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, कैबिनेट है। कैबिनेट के बाहर फिर होते हैं स्टेट मंत्री। स्टेट में भी दो तरह के मंत्री होते हैं, किसी विभाग के राज्य मंत्री हो सकते हैं या स्वतंत्र प्रभार। फिर आते हैं उप मंत्री, जो किसी विभाग के भी हो सकते हैं या अलग तरीके से हो सकते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले। तो ये अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं जो आप जानते हैं। पर महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ मंत्री होते हैं, इसके अंदर भी कुछ होता है। एक होता है किचन कैबिनेट, और पीएससी वाले इसके नीचे भी जाते हैं, वो होता है कैबिनेट कमिटीज़। कैबिनेट कमेटी जो आप शायद पढ़े होंगे कि कैबिनेट तक तो आप पढ़ते हैं, पर जो अंदर उसके डेप्थ में भी जाके पूछना है, कैबिनेट के अंदर होता है किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट के अंदर होता है कैबिनेट कमेटीज। किचन कैबिनेट किसी संविधान में नहीं लिखा रहता, वो एक परंपरा से डेवलप हो जाता है कि किचन कैबिनेट है। लेकिन कैबिनेट कमेटीज बनाई जाती है। कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है क्यों? ताकि लेबर जितना श्रम है उसका क्या हो, सही तरीके से विभाजन हो। कैबिनेट में कौन मंत्री होते हैं? तो जितने आपको महत्वपूर्ण मंत्री दिख रहे होते हैं वो कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। सरकार के सभी फैसले कौन बनाते हैं? कैबिनेट मंत्री वाले ही बनाते हैं। सरकार के सभी फैसले ये कैबिनेट मंत्री लेते हैं। ऐसा नहीं कि अकेला प्रधानमंत्री तय करेगा, सरकार के सभी फैसले कैबिनेट लेते हैं। कैबिनेट के अधीन भी कुछ महत्वपूर्ण लोग होते हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं जो किचन कैबिनेट बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री बहुत सारे इस देश में है, पर आप देखेंगे किचन कैबिनेट में बहुत सारे लोग नहीं होते। नरेंद्र मोदी के आसपास घिरे घिरे 3-4 लोग ही दिखेंगे आपको। अमित शाह दिख जाएंगे, राजनाथ सिंह दिख जाएंगे, नितिन गडकरी दिख जाएंगे, ये कुछ लोग हैं, या निर्मला सीतारमन दिख जाएंगे। 4-5 लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? किचन कैबिनेट का निर्माण करते हैं कि हर फैसला ये तय करेंगे। और उसके पास, उसके अलावा इसमें होता है कैबिनेट कमिटीज, उसके अलावा होता है कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट कमेटी। उसके बाद अलग होता है कैबिनेट कमेटी, किचन कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी। अब दोनों में फर्क क्या है? सरकार के सभी निर्णय कैबिनेट मंत्री लेते हैं। सरकार के सभी निर्णय कौन लेता है? कैबिनेट मंत्री लेता है। पर कैबिनेट मंत्री भी जो मुद्दा डिसाइड होगा, जो एजेंडा डिसाइड होगा कि इस पर कैबिनेट डिस्कस करेगा, वो एजेंडा कौन डिस्कस करता है? किचन कैबिनेट। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के पास अलग अलग काम है। कोई, किसी को सिक्योरिटी देखना है, किसी को कुछ देखना है, किसी को कुछ देखना है। तो अलग अलग विभागों को क्या किया गया? अलग अलग लेबर को बांट दिया गया है, और सब अलग अलग बट करके क्या बन जाते हैं? कैबिनेट कमेटी। जैसे 10 लोग मान लो कि कैबिनेट में है, 15 लोग कैबिनेट में थे, 2-2, 3-3 का एक ग्रुप बनाना शुरू किया कि तुम 3 लोग भैया ये देख लो, तुम 2 लोग ये देख लो, तुम 3 लोग ये देख लो। ऐसा करके भारत में 8 कैबिनेट कमिटीज बनाई जाती हैं। और 8 कैबिनेट कमिटीज में क्या होता है कि सब अलग अलग होते हैं। 3 लोग कोई सुरक्षा देख रहे होंगे, कुछ लोग इकोनॉमिक अफेयर देखेंगे, कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन देखेंगे, कुछ लोग हाउसिंग की मंत्री लोग को जो देना है घर वगैरह उसको देखेंगे। तो अलग अलग कई सारे कैबिनेट कमिटीज होते हैं, और वो कैबिनेट कमेटी और किचन कैबिनेट मिलकर के तय करता है कि कैबिनेट किस मुद्दे पर चर्चा करेगा। और कैबिनेट चर्चा करके लेता है कि फैसला लेता है कि सरकार कौन सा बिल लाएगी या सरकार कौन सा बिल नहीं लाएगी, सरकार किस मुद्दे पर चर्चा करेगी, किस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगी। ये सब काम पूरा किसका होता है? कैबिनेट का होता है। हमको जरूर लगता है कि सब कुछ प्रधानमंत्री के, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब हो रहा है, ऐसा मीडिया में आता है। पर यशस्वी प्रधानमंत्री कुछ ही चीज़ों के लिए जिम्मेवार है, बाकी सब के लिए जिम्मेवार ये किचन कैबिनेट होता है। अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए तो कहा गया कि दे विल सिंक एंड स्विम टुगेदर, एक बार साथ डूबेंगे और एक साथ चलेंगे। सो कैबिनेट सबसे प्रमुख होता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री बन जाने के बाद लोगों का भौकाल अलग होता है। मंत्री तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा स्वतंत्र प्रभार, फिर राज्य मंत्री, फिर अलग अलग तरीके, लेकिन कैबिनेट का अलग रोल होता है। कैबिनेट ही सरकार को चलाने वाली ड्राइविंग फोर्स है। अच्छा, इसमें कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इस कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं तथा नीतियां यही तय करते हैं। पॉलिसी तय करने का काम इनका ही होता है। सरकार के प्रमुख मंत्री हैं और सर्वोच्च कार्यकारिणी प्राधिकरण है, इनसे ही सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है शुरू होता है और इन्हीं पे खत्म होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो कैबिनेट में भाग लेते हैं, वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। अब यहाँ से हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इस समय हमको समझना है, कुछ कैबिनेट कमेटीज के बारे में समझ लेना चाहिए, और हमको कैबिनेट के रोल समझ लेना चाहिए कि कैबिनेट और बाकी मंत्रियों में क्या अंतर है। इस समय जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें हमको इस पूरे स्लाइड से सिर्फ इतना सीखना है कि कैबिनेट मंत्री और बाकी मंत्री के बीच में क्या अंतर है, बस इतना याद रखना। और दूसरा याद रखना है कि कैबिनेट कमेटीज क्या होती हैं। तो 2-3 चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो अपने आप काम शुरू आ जाएगा। जैसे कैबिनेट मंत्री ने कोई फैसला ले लिया
तो बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं, राज्य मंत्री क्या है, उप मंत्री क्या करेंगे, ये भी तो सवाल है। तो राज्य मंत्री क्या करते हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध बनाने के लिए एक मंत्री की जिम्मेदारी होती है। वो कौन होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। कि मान लो कि कोई वित्त मंत्री है और किसी राज्य को बजट चाहिए वित्त मंत्रालय से, तो वो क्या जाकर के निर्मला सीतारमन को रोज बताए, हो सकता है निर्मला सीतारमन बहुत व्यस्त है, वित्त मंत्री की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो उस हो सकता है मुख्यमंत्री से न मिले या राज्य से जो कमेटी जा रही है उससे न मिले, तो ये काम राज्य मंत्री का होगा कि वह राज्य और केंद्र के बीच में क्या करे, एक कड़ी का काम करे, एक समन्वय का काम करे। इसके लिए मंत्री होगा राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री दो तरह के हो सकते हैं। राज्य मंत्री या तो उनका कोई एकदम फिक्स विभाग होगा कि यह वित्त राज्य मंत्री हैं, यह श्रम राज्य मंत्री हैं, यह किसी राज्य मंत्री है, तो उनका या तो फिक्स्ड पोर्टफोलियो होगा या फिर उनका स्वतंत्र प्रभार होगा। स्वतंत्र प्रभार का मतलब कि वो आज इस विभाग का काम देख रहे हैं, इस विभाग के प्रोजेक्ट को निपटा दिया, अब किसी दूसरे विभाग के प्रोजेक्ट में उसको निपटा दिया, फिर किसी तीसरे विभाग के प्रोजेक्ट में उसको निपटा दिया, तो उनको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब यह नहीं होता कि उनके ऊपर कोई प्रभार नहीं होता, उनके ऊपर प्रभार होता है पर उनका पोर्टफोलियो फिक्स नहीं होता, वो अलग अलग विभागों में जाके अपना क्या करते हैं, रोल निभा रहे होते हैं। तो वो होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का काम समझ में आ गया कि ये क्या करते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एजेंट है बिटवीन सेंटर्स, कैबिनेट एंड स्टेट के बीच में, स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में क्या करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से सवाल ये आता है कि क्या राज्य मंत्री कैबिनेट के हिस्सा में है, क्या राज्य मंत्री कैबिनेट में भाग ले सकता है। यहाँ सवाल ये आता है कि क्या राज्य मंत्री कैबिनेट में भाग ले सकता है। तो राज्य मंत्री कैबिनेट में भाग ले सकता है बशर्ते उसको बुलाया जाए, बिना बुलाए वो नहीं जाएगा। अगर लगता है कैबिनेट को कि फलाने राज्य मंत्री को बुलाया जाना चाहिए तो वो मीटिंग में भाग लेगा। अगर लगता है कैबिनेट को कि नहीं बुलाया जाना चाहिए तो राज्य मंत्री उसमें भाग जनरली नहीं लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई छत्तीसगढ़ में किसी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कोई काम है, अब वो डिसाइड करें तो उसमें राज्य मंत्री को बुलाया जा सकता है कि हाँ जी छत्तीसगढ़, असम वगैरह से ट्राइब से बात हुई होगी, ये ट्राइबल स्टेट है, आपका क्या भूमिका है, तो उसमें वो भाग ले सकते हैं। पर जनरली ऐसा कि राज्य मंत्री को भी कैबिनेट में बुलाया जाएगा तो ऐसा नहीं है, डिसीजन मेकिंग में उनका रोल नहीं होता है। वो बुलाए जाने पर क्या होता है कि भाग ले सकते हैं। जितने भी ये लोग हैं ये या तो मंत्रालयों और विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है, मंत्रिमंडल के देखरेख और मार्गदर्शन में काम करते हैं। ये सिर्फ इन्हीं कैबिनेट के अधीन में क्या करते हैं, काम करते हैं, राज्यों के बीच निर्देश। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये बैठक में बुलाया जाए, इनको बुलाया भी जा सकता है। अगर बुलाया जाएगा तो भाग लेंगे, नहीं बुलाया जा सकता है तो भाग लेंगे। दो तरह के मंत्री होते हैं, ठीक। देन इसके बाद आता है उप मंत्री। उप मंत्री का क्या मतलब है, तो देखो एक तो आया कैबिनेट मंत्री, फिर उसको राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया कौन, राज्य मंत्री। अब इन दोनों को सहयोग के लिए भी कुछ मंत्री चाहिए, इन दोनों का कोऑपरेशन। सिर्फ इतने से काम तो नहीं होगा, जब कोई विभाग है, कोई डिपार्टमेंट है तो उसके अलग अलग हो सकता है टेंडर हो सकता है उसके अलग अलग कई विभाग होते हैं, एक मंत्रालय में कई विभाग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी वित्त मंत्रालय को ही लें तो उसके अलग अलग कई विभाग होते हैं। लघु उद्योग के लिए अलग मंत्रालय का वित्त विभाग, फाइनेंस स्टेबल करना है, बैंकिंग का फाइनेंस अलग स्थापित करना है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अलग होता है। अलग अलग कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन सब डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए हमको चाहिए एक और मंत्री, उसका नाम क्या है, उप मंत्री। ये क्या है, एक तरह से असिस्टेंट की भूमिका में होते हैं, सहयोगी की भूमिका में होते हैं उन मंत्रियों के, कि वो मंत्री अपना काम पकड़ा दिया, फाइल साइन कर दिया, अब उस फाइल को एग्जीक्यूशन तक पहुंचाने का काम किसका है, उप मंत्री तक। डिसीजन इन्होंने ले लिया, राज्य के साथ समन्वय एक ने स्थापित किया हुआ है, लेकिन उसमें एग्जीक्यूट करना, हर डिपार्टमेंट का रिव्यू करना, उससे बात करना, उसको अलॉटमेंट करना, फंड वगैरह, ये काम किसका है, उप मंत्री का है। तो ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, एक सरकार को चलाते हैं। ये तीनों मिलकर के एक साथ सरकार को चलाते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट, फिर से रिकॉल कर लो, कैबिनेट सर्वश्रेष्ठ मंत्री है, जो सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसके पास है, कैबिनेट के पास है। सरकार का हर फैसला कैबिनेट करती है, न कि प्रधानमंत्री करते हैं। ये अलग बात है कि आजकल कैबिनेट में कोई मतलब नहीं है, आजकल किचन कैबिनेट ही सब काम करती है। आजकल जो किचन कैबिनेट है वही काम करती हैं, कि जैसे नोटबंदी करना हो तो किचन कैबिनेट का फैसला होगा, एकदम गुप्त रखते हैं ये लोग, ये 4-5 लोग मिलकर के फैसला कर लेते हैं। अब कैबिनेट में 10-12 मंत्री हैं, कुछ नौसिखिए होंगे, कुछ बड़े बुजुर्ग होंगे, कुछ नए होंगे। तो प्रधानमंत्री के सलाह देने के लिए उसके पास 3-4 ऐसे मंत्री होते हैं जो उसको सलाह देते रहते हैं। प्रधानमंत्री भी अकेले कोई फैसला नहीं करता है, प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए भी 3-4 लोग होते हैं। जैसे
वर्तमान प्रधानमंत्री के चारों तरफ राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, निर्मला सीतारमन है, नितिन गडकरी हैं। इस तरह के 4-5 मंत्री होते हैं जो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को सहयोग देते हैं। ये लोग कहलाते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट कोई संवैधानिक टर्म नहीं है, कोई लीगल टर्म नहीं है, यह एक परंपराओं से निर्माण किया गया टर्म है कि कैबिनेट के वो मंत्री जो किचन में बैठ करके घुस सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मतलब सबसे प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह होता है जो प्रधानमंत्री के साथ ही काम करता है, प्रधानमंत्री उसी के सलाह पर काम करता है। वो कौन है? किचन कैबिनेट। देन कम्स इस कैबिनेट में कैबिनेट कमेटी। अब 10-12 कैबिनेट मंत्री हैं, विभाग बहुत सारे हैं, काम बहुत सारे हैं, तो सब क्या 10 के 10 एक काम करने लगेंगे तो भी गड़बड़ है। एक व्यक्ति पर कोई जिम्मेदारी डाल दो तो ओवरबर्डन हो जाएगा, और अगर 10 लोगों को जिम्मेदारी डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो फिर बंदर बांट हो जाएगा कार्य का। तो कहता क्या है कि मंत्रालय में एक पॉलिटिक्स में डॉक्ट्रीन होता है, डॉक्ट्रीन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि श्रम का बंटवारा कर दो। कैबिनेट मंत्री के पास एक तो अपना अपना मंत्रालय है ही है, वो अपने अपने मंत्रालय का काम तो देख ही रहे, पर कुछ और काम है जो ये सबको मिलकर के साथ में करना है। तो उससे क्या होता है कि हर 10-12 मंत्री में से 3-3, 2-3, 2-3, 4 ऐसे लेकर के कमिटीज बनाना शुरू कर देते हैं, और हर कमेटी को हम कहते हैं कैबिनेट कमेटी, कि भाई 3 लोग आप ये काम देख लीजिए, 3 लोग आप ये काम देख लीजिए। हो सकता है कोई एक मंत्री 2 कमेटीज में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो एक मंत्री कई जगह कॉमन हो जाता है। ठीक, याद रखना, जिस कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो कैबिनेट का हिस्सा है, जिस कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री आ जाएगा उसका अध्यक्ष ऑटोमेटिकली कौन बनेगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो कई कमिटीज होते हैं इसके तहत काम करते हैं। तो पूरा विभाग जो काम करता है वो इस तरह से काम करता है कि एक कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री के बाहर उप मंत्री है, और इस कैबिनेट के अंदर भी किचन कैबिनेट और कैबिनेट कमिटीज मिलकर के ढेर सारे कैबिनेट कमिटीज होती हैं। अगर ये कैबिनेट है तो इसके अंदर कई सारे कैबिनेट कमेटीज होती हैं। टोटल भारत में 8 कैबिनेट कमेटीज इस समय फंक्शन कर रही हैं। कई बार 6 भी आपको मिलेगा, कई बार 8 मिलेगा, ये सरकारों पर निर्भर करता है कि वो कितने कमेटीज बना रहे हैं। तो कुल इस तरह से सेंट्रल मिनिस्टर काम करता है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई स्टेटमेंट बना दे कि राज्य मंत्री का कार्य क्या है, तो राज्य मंत्री का कार्य है केंद्रीय संघ तथा राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करना। अगर कोई कहे कि स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या है, तो इनके पास कोई फिक्स विभाग नहीं होता, बल्कि अलग अलग मंत्रालयों को अलग अलग समय पर ये क्या करते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई कहे कि उप मंत्री का काम क्या होता है, ये दोनों मंत्रालयों के क्या बोल सकते हैं कि सहयोग के लिए होते हैं, उनके कोऑपरेशन के लिए होते हैं, उप मंत्री उसके सहयोग के लिए होते हैं। फिर कोई कहे कैबिनेट कमेटी क्या है, तो ये श्रम के विभाजन, लेबर के डिवीजन पर बना होता है। कैबिनेट के कुल भाग को 3-4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, क्योंकि कैबिनेट में 10-12 लोग हैं, काम तो दुनिया भर का है। सिक्योरिटी देखना है, इकोनॉमिक अफेयर्स देखना है, FDI देखना है, अलग अलग काम है, दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखना है, उसी में मंत्रालय जितने लोग हैं सबको हाउस वगैरह देना है। तो सबके अपने अपने काम है, बहुत सारे काम है, तो उन सब के लिए क्या करते हैं हम, कैबिनेट में इसको कैबिनेट की कमेटीज को बांट देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये बनता है कि कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर किचन कैबिनेट है, और ये अगर आप चाहें तो बस इतना सा अगर बना हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो बना लीजिएगा कि किचन कैबिनेट होता है। कैबिनेट के बाहर होते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के बाहर होते हैं कौन, उप मंत्री। ये कौन होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ये उप मंत्री। और इस कैबिनेट के अंदर ही कई सारी कमिटीज होती हैं। और इन सब की होती है सामूहिक जिम्मेवारी। यहाँ पे एकदम एक बात क्लियर रख लेना है, कभी हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी से बिल्कुल अलग है। ये कैबिनेट कमेटी अलग होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति अलग होती हैं, कैबिनेट समिति अलग होती हैं। तो आपको याद रखना है, कभी एग्जीक्यूटिव के कमेटीज की बात कर रहे हैं हम लोग, अलग बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक बिल कह सकते हैं, गवर्नमेंट बिल कह सकते हैं। और इसके अलावा मंत्रिपरिषद के अलावा जितने लोग और बिल लेकर के आएंगे वो प्राइवेट बिल होगा, चाहे किसी भी तरफ के लोग को होंगे। चलो, इन मंत्रालयों के भी अगर मंत्री की बात करें तो इन सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है लोकसभा के प्रति। जितने भी मंत्री हैं इनकी 2 तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, आप लिख चुके होंगे, बना चुके हैं। हाँ, जितने भी मंत्री होते हैं उनके 2 तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। मंत्री देखो 2 तरह से जिम्मेदार होता है। इस शब्द को बस घुमा देगा एग्जाम में, आपको पता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, ये आपको पता होता है। इन सब की एक तो सामूहिक जिम्मेवारी होती है,
सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति? सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति है, राज्यसभा के प्रति क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री तो राज्यसभा से भी चुने जाते हैं, मनमोहन सिंह तो राज्यसभा से, ज्यादातर प्रधानमंत्री राज्यसभा से आते हैं, लेकिन इनके लोकसभा के प्रति ही क्यों? और क्योंकि बहुमत कहाँ लाना था? लोकसभा में। राज्यसभा के बहुमत दल का नहीं, राज्यसभा के बहुमत दल के नेता की बात नहीं करते हम, किसकी बात करते हैं? लोकसभा के बहुमत दल की। इसलिए जिम्मेदारी किसकी उधर, जबकि इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसके प्रति बनती है? व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसके प्रति बनती है? राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब ये है कि इनको राष्ट्रपति अपने प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है इनका पोस्ट, कि जब प्रेसिडेंट का मन करे तो इनको हटा सकते हैं। पर क्या ऐसा है सच में कि जब प्रेसिडेंट का मन हो तब हटा दे? क्या ऐसा सच में है? कब हटाएंगे? ऑन एडवाइस ऑफ द पीएम। अब यहाँ से कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी शुरू हो जाती है कि प्रधानमंत्री के बारे में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 74 में कि प्रधानमंत्री सब बराबर के मंत्रियों में से चुना हुआ एक क्या है? प्रतिनिधि है, जिससे बस कम्युनिकेट करे। तो वो मतलब हेड अमंग द इक्वल था कि सभी बराबर के लोगों के प्रति क्या है? प्रमुख था। प्रधानमंत्री यही तो था कि सभी बराबर के लोगों के बीच क्या है? प्रमुख है। पर ऐसा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया क्या कि क्या ये बराबर के लोग हैं? नहीं सर, प्रधानमंत्री के पास तो पावर है इनको हटवा देने का। तो क्या प्रधानमंत्री बाकी मंत्रियों के बराबर है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री बाकी मंत्रियों की तुलना में क्या है? बहुत पावरफुल है। तो प्रधानमंत्री पावरफुल है, ये जो आर्टिकल 74 कहता है कि प्रधानमंत्री विल बी व्हाट? द इक्वल अमंग द ऑल, कि सबके बीच में वह भी क्या है? बराबर होगा। बस एक व्यक्ति चुन लिया गया जिससे राष्ट्रपति बात करेंगे, पर ऐसा नहीं है। वह किसी को भी मंत्रालय से हटा सकता है और किसी को भी मंत्रालय में ला सकता है। ये किसके पास पावर है? प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री के पावर यहाँ से देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग पढ़े थे कि इक्वल अमंग द ऑल है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है। वो बहुत खतरनाक चीज है, उसके पास ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात आती है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में फर्क होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट में फर्क होता है। ये बात हमको एकदम क्लियर यहाँ से ध्यान रख लेना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में फर्क होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट में फर्क होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होते हैं? तीनों श्रेणी के मंत्री शामिल हो जाते हैं कि सब के जो पूरा तीनों गोला बनाए थे वो क्या हो जाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जिसकी व्यवस्था कौन करता है? आर्टिकल 74 और 75 करता है। 74 बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, 75 बताता है कि उसकी संख्या कितनी होगी। तो इसकी बात करता है कौन? 74 75 के तीनों तरह के मंत्री होंगे। ये होते हैं कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्री परिषद में। लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे टर्म आगे से मीडिया में या कहीं पर भी सुनाई दे या किताब में, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मंत्री परिषद कह रहा है, इसका मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, फलाने मंत्री, ढिमकाने मंत्री, सारे मंत्री की बात कर रहा है। किसमें? मंत्री परिषद में। जबकि मंत्रिमंडल में बात करें तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? सिर्फ कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में आपको शामिल होते हुए देखने को मिलेगा। मंत्रिपरिषद सरकारी कार्यों के साथ एक साथ बैठक नहीं करते, जरूरत ही नहीं है। आपने समझा कि सरकारी कार्य की बैठक नहीं बल्कि इनको क्रियान्वयन में काम करना। डिसीजन लेने के काम किसका है? मंत्रिमंडल का है। तो ये डिसीजन लेते हैं, ये एक बार हफ्ते में जरूर बैठक करते हैं और यही लोग क्या करते हैं? अंतिम निर्णय लेते हैं। और जो निर्णय इन्होंने ले लिया, इनका काम क्या है? उस निर्णय को जनता तक पहुंचा देना। इनका काम क्या है? निर्णय को जनता तक पहुंचा देना। निर्णय कौन लेते हैं? कैबिनेट वाले। इनका निर्धारण मंत्रिमंडल करते हैं कि इनका कार्य क्या होगा, कौन तय करता है? कैबिनेट तय करता है कि वहां पर जितने मंत्री हैं, कौन से विभाग के को राज्य मंत्री होंगे या स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होंगे, तय कौन करता है? कैबिनेट करता है। इनके मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है कि मंत्रिपरिषद को यह क्या करता है? यही तय करते हैं कि मंत्रिपरिषद में कौन होगा और कौन नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 74-75 में इनका विस्तृत वर्णन किया गया है। ये संविधान के अनुच्छेद 74-75 में है। अब अगली बात एकदम महत्वपूर्ण है। कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल सन 74 और 75 में कहीं नहीं किया गया है। कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल अनुच्छेद 74 और 75 में कहीं नहीं किया गया है। कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल संविधान में सिर्फ एक बार आया है। वो 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 352 किससे जुड़ा हुआ है? आपातकाल से।
ना। तो वहां पर जोड़ा गया कि कैबिनेट के डिसीजन के बाद, कैबिनेट के डिसीजन के बाद राष्ट्रपति प्रोक्लेम करेगा, बस इतना जोड़ा गया है। सो कैबिनेट शब्द के बारे में परिभाषित कहीं नहीं किया गया है। कैबिनेट शब्द सिर्फ इस्तेमाल कहाँ किया गया है? 44वें संविधान संशोधन से। दिस इज व्हाट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक बात। आगे बढ़ा जाए। सो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतरम को याद रखना, एकदम डेप्थ में जाकर के कॉन्सेप्चुअल चीजें आज सीख रहे हैं, आर्टिकल रट्टा आज नहीं मार रहे हैं। आज अपन एकदम डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल चीजें जा रहे हैं। अभी तो आर्टिकल 74-75 से ही कहानी शुरू हुई है, आर्टिकल 76 पे तो गई ही नहीं है अभी। आर्टिकल 74-75 से ही बाकी कहानी शुरू हुई है। अगर लिख रहे हैं तो फटाक से लिख लीजिए, शॉर्ट हैंड में लिखिएगा, इतना लंबा कहानी तो लिख नहीं पाएंगे। हो गया। फोटो खींचेंगे। आगे बढ़ा जाए। लिख रहे हैं आप लोग कि बढ़ा जाए? अगर जो लोग लिख रही हैं ठीक है, नहीं लिखे हैं तो आराम से पीडीएफ ले लीजिएगा। ये पूरा प्राइम मिनिस्टर से लेकर के प्रेसिडेंट से लेकर के कैबिनेट तक के पूरा जितना आज तक पढ़ेंगे, पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा। जाना कहाँ है आपको पता ही है, ठीक पता है ना? टेलीग्राम, क्योंकि वो और कहीं पीडीएफ मिलता ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया। सो इससे एक बात समझ में आई, देखो अब जब इतना कैबिनेट कैबिनेट अपन पढ़ ही लिए हैं कि ये कैबिनेट वो कैबिनेट फलाना ढिमकाना कैबिनेट कैबिनेट खूब पढ़ लिए हम लोग। कैबिनेट के बारे में एक चीज़ और जान लेनी चाहिए जो इस समय चर्चा में है, और वो शायद किसी किताब में आपको मिलेगा, कि जो एलओपी होता है, एलओपी जानते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी होता है। एलओपी मतलब विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। जैसे वर्तमान में लोकसभा में कौन है? राहुल गांधी। और राज्यसभा में कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका एक अलग नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे पूरा नाम इनका। ये जो है, ये एलओपी जो होता है, ये खुद भी कैबिनेट रैंक के बराबर होता है। लिख लो, एलओपी विपक्ष का नेता कैबिनेट के इक्विवेलेंट होता है, समतुल्य होता है। विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के समतुल्य होता है। विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के समतुल्य होता है। सर सचिव जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं उनके बारे में बता सकते हैं? सचिव की बात कर चुके हैं हम लोग, पर कर देते हैं एक बार फिर। इसकी बात हो चुकी है एक बार, पर फिर कर देते हैं। एलओपी जो होता है वो क्या होता है? विपक्ष का नेता होता है, ये बात याद रखनी है। मंत्रिपरिषद खत्म होने के पहले एक बार सचिव की चर्चा कर लेंगे घनित, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। अब आते हैं, थोड़ी बात करते हैं प्रधानमंत्री की तरफ, कि मंत्रिपरिषद में तो इतनी बातें कर लिया, प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। एक स्लाइड छोड़ा, वुमेन्स में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। प्रधानमंत्री के कार्य और प्रधानमंत्री के दायित्व, कई सारे कार्य होते हैं, कई सारे दायित्व होते हैं।
प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद से संबंधित कई कार्य होते हैं। मंत्रिपरिषद से संबंधित क्या कार्य होते हैं प्रधानमंत्री के पास, कि किसको मंत्रिमंडल में रखना है, किसको मंत्रिमंडल में नहीं रखना है, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, यह सब किसकी जिम्मेवारी, यह सब मंत्रिपरिषद की जिम्मेवारी, प्रधानमंत्री का काम है कि मंत्रिपरिषद को व्यवस्थित करना, कितने लोग मंत्रिपरिषद में आएंगे, कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मंत्री होगा, कौन सा व्यक्ति उप मंत्री होगा, किसको कौन सा विभाग देना है, यह सब एडवाइस किसको करता है, राष्ट्रपति को कौन एडवाइस करता है, प्रधानमंत्री करता है। किसको आज रखना है, किसको कल भगाना है, ये सब काम प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री का दूसरा काम है राष्ट्रपति से संबंधित उसको एडवाइस देना, हर चीज पर एडवाइस देना राष्ट्रपति को, ये सब काम है जो कि आप डेप्थ में पढ़ेंगे कि कब समन बुलाना है, कब नहीं बुलाना है, ये सब में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का मिला जुला रहता है। फिर रिलेटिंग टू द पार्लियामेंट, संसद से संबंधित काम प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे होते हैं। संसद से संबंधित कार्य प्रधानमंत्री के क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री ही संसद में दल को क्या करता है, लीड करता है, सरकार को लीड करता है। प्रधानमंत्री को ही फेस करना है अपोजिशन या नो, अरे कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रधानमंत्री को ही फेस करना है। तो कोई यहाँ बोल रहा है, बाहर बोल रहा है, तो ये सब प्रधानमंत्री काम है। और उसके अलावा कई अन्य कार्य और जिम्मेदारियां हैं। अब देखो एग्जाम में अगर अपन मेंस पढ़ रहे होते तो इन सब में बहुत काम होता, पर प्रीलिम्स में इन सब में बहुत रोल नहीं है। प्रीलिम्स में हमको काम कहाँ है, प्रीलिम्स में ज़्यादा काम आता है प्रधानमंत्री का रोल यहाँ, क्योंकि जब आप संसद पढ़ेंगे तो ये अपने आप पता चल जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित काम में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की इसमें आवश्यकता पड़ती नहीं, तो आपको काम क्या है, अदर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप शायद किताब में नहीं पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने का। अन्य कार्य और जिम्मेदारियाँ क्या है, प्रधानमंत्री के पास अपना एक विभाग होता है पीएमओ, आजकल खूब चर्चा में रहता है, सवाल आ रहे हैं इससे। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय है, पीएमओ एक अलग विभाग होता है, याद रखना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जिस ऑफिस में बैठ कर चाय पीते उसको पीएमओ कहते हैं, ऐसा नहीं है, वह एक अलग विभाग ही है। पीएमओ एक अलग विभाग है जिसमें है प्रधानमंत्री का कार्यालय ही, पर एक अलग विभाग होता है और इसके एक अलग मंत्री होते हैं। मजे की बात यह कि ऑफिस प्रधानमंत्री का, पर इसके एक अलग मंत्री होते हैं जो पीएमओ को देख रहा होता है। पीएमओ के लिए अलग मंत्री होता है, क्यों? क्योंकि पीएमओ के पास बहुत सारे काम है। अब वर्तमान प्रधानमंत्री को फुर्सत ही नहीं मिलेगा विदेश जाने से, तो पीएमओ के काम कब करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, हमको मंत्री रखना। प्रधानमंत्री का विदेश जाना एक मैंडेटरी काम है, जाएंगे ही भाई, मौका मिला है तो क्यों ना जाए, है कि नहीं। सो बहुत सारे काम है, जितने विदेश के अन्य राष्ट्र हैं उनके साथ हमको संबंध स्थापित करना है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री का जाना जरूरी है। सो कोई जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री हर वक्त पीएमओ में उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री को सोमनाथ मंदिर भी जाना है, विश्वनाथ मंदिर भी जाना है, हर जगह जाना है। तो प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त आदमी है, काम के अलावा बहुत बिजी विदाउट वर्क टाइप आदमी है। तो उनका काम कौन करेगा? उनका काम करेगा कौन? पीएमओ का एक मंत्री। पीएमओ में एक अलग मंत्री होते हैं और वही उसके काम करते हैं। अब सबसे पहली बात कि पीएमओ के कार्य क्या होते हैं। पीएमओ के पास देश के सबसे सेंसिटिव विभाग होते हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी। आपसे कभी नहीं सुना होगा कि भारत के परमाणु ऊर्जा मंत्रालय कौन है, परमाणु ऊर्जा का मंत्री कौन है। परमाणु ऊर्जा का मंत्रालय हमेशा पीएमओ के अधीन होता है। तो पीएमओ के पास बहुत सारे सेंसिटिव काम है जो पीएमओ को करना पड़ता है। तो इन सब की जिम्मेवारी किसकी बनती है? इन सब की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री के कार्य को बनते हैं। प्रधानमंत्री का पीएमओ का है एक प्रशासनिक निकाय, अपने आप में एक प्रशासनिक निकाय है जो प्रधानमंत्री को असिस्ट करता है। प्रधानमंत्री की सहायता देने के लिए क्या है? एक प्रशासनिक निकाय है। पीएमओ कोई प्रधानमंत्री का ऑफिस नहीं है, बल्कि एक अपने आप में एक प्रशासनिक विभाग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो प्रधानमंत्री को सहायता देते हैं। इसको कौन लीड करता है? इसको प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव इसको लीड करते हैं। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव जो होते हैं वही इसको क्या कर रहे होते हैं? लीड कर रहे होते हैं एक मंत्री के साथ। रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस डिपार्टमेंट, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं। यहाँ से बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे काम है, उन सब में एडवाइस करने का काम किसका है? पीएमओ का काम है, ये मुख्य सचिव करते हैं। इसके अलावा इसके पास कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि परमाणु ऊर्जा विभाग किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। जब कोई चंद्रयान फेल होता है तो प्रधानमंत्री ही क्यों जाते हैं? यही रीजन है कि उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंदर है? प्रधानमंत्री के पास होता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। एटम बम कब चलाना है कि नहीं चलाना है, इसकी सलाह देश के रक्षा मंत्री को भी नहीं है, देश के किसी आर्मी के चीफ को भी नहीं है। एटम बम चलाना है कि नहीं, यह किसका काम है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तय करेगी। और इस काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सो किचन कैबिनेट के ही लोग तय करते हैं कि कब एटॉमिक बम चलाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी चला देगा। किस राष्ट्र पर अटैक करना है, नहीं करना है, किस तरह से अटैक करना है, यह काम कौन करता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करता है। तो पीएमओ के अंदर कई बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं, फटाक से लिख डालो कि पीएमओ के अंदर 3-4 विभाग हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग,
अंतरिक्ष विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये पीएमओ के अधीन आते हैं। ये सब पीएमओ के अधीन आते हैं। फटाक से लिख डालो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। पीएमओ एक अलग डिपार्टमेंट है भाई, अलग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, प्रशासनिक निकाय है, जिसका जो प्रधानमंत्री के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। इसको कौन लीड करता है? तो इसके नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। याद रखना है, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव नेतृत्व करते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? प्रधानमंत्री के पास सभी कामों में उनको एडवाइस करना कि आपको कौन सा निर्णय लेना है, कौन नहीं निर्णय लेना है, और कोई भी प्रधानमंत्री के सारे कार्यों की समीक्षा, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम पीएमओ होता है। पीएमओ में कई विभाग होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पीएमओ के सेक्रेटरी की इस देश में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? पीएमओ का सेक्रेटरी होता है। और पीएमओ का सेक्रेटरी क्यों शक्तिशाली होता है? क्योंकि उसके पास पीएम का चीट कोड होता है। वो जानता है कि कब पीएम को हटवा देना है, क्योंकि हर इंसान, पीएम भी क्या है, इंसान है, उससे भी कुछ ना कुछ गलतियां होंगी होंगी। तो जब तक मूड अच्छा है तब तक डिफेंड करेगा, नहीं मूड अच्छा है तो क्या कर देगा? हटा देगा। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो अभी देखिए, एक उत्तर प्रदेश में मंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री बने हुए उत्तर प्रदेश में। अभी एक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेंद्र या क्या नाम है उनका, वो पीएमओ में रह चुके हैं। अब उनकी पॉलिटिक्स बहुत खराब है, तब भी उप मुख्यमंत्री बना करके रखना क्या है? मजबूरी है, वरना वो बाहर क्या कर देंगे? खबर लीक कर देंगे। तो ये बहुत शक्तिशाली लोग होते हैं। और ये बनते कौन है? ये आईएएस, आईपीएस, इवन स्टेट पीसीएस में जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो डेपुटेशन पर जा सकते हैं। ये वही लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। पर आपको स्टेट पीसीएस से अगर वहाँ पहुँचना है तो स्टेट पीसीएस का एम होना चाहिए कि 24-25 साल में सिलेक्शन, 26 साल में सिलेक्शन, और अगले 10 साल बिना कोई घूस उस लिए एकदम नौकरी करना है, भले भूखमरी का शिकार हो जाओ। हाँ, तब जा करके वहाँ तक पहुँचोगे, डिस्टिंक्शन मिलता है, इससे तो मिलना बड़ा मुश्किल है। ये सारे लोग, इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं प्रधानमंत्री के अंदर। पीएमओ के बारे में ज़्यादातर किताब चर्चा नहीं करते, पर हमको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए पीएमओ के बारे में। देन कम्स कैबिनेट समितियाँ, कैबिनेट कमिटीज़ कई सारी होती है। कैबिनेट समिति की बात करते हैं, ये सब अभी तक चल रहा है। कौन? वही मंत्रिपरिषद से उठा करके हमने बनाया है, जो किताबों में नहीं है पर एग्जाम्स में खूब आते हैं, कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में। सीजीपीएससी अभी इस पर नहीं गया है, पर इस साल ये कैबिनेट कमेटीज़ चर्चा में रहे और इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। आमतौर पे सिर्फ मेंस में पढ़ना है, प्रीलिम्स में इसको नहीं पढ़ते हैं हम लोग, पर इस साल कई कमेटीज खूब चर्चा में रहे हैं, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा कैबिनेट कमेटी। एक एक करके देख लेते हैं। कैबिनेट कमेटी क्या होता है? तो यूनियन कैबिनेट का ही क्या होता है? सबसेट होता है, उसी के अंदर बनाया जाता है कुछ सिलेक्टेड यूनियन मिनिस्टर्स को लेकर के। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर को ले लिया, जैसे 10 कैबिनेट मिनिस्टर, 2-2, 3-3 को लेकर के एक कमेटी बना ली गई, वही क्या कहलाता है? कैबिनेट कमेटी कहलाता है। यह उसका एक सबसेट होता है, उसी का एक उप समुच्चय होता है। कौन? यूनियन कैबिनेट। अगर ये यूनियन कैबिनेट है तो इसके अंदर कई सारी क्या होंगी? कमेटी, जैसे आपको देखने को मिलेगा, 2-2, 3-3 को मिला करके कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशंस, कि ये किस पर होते हैं? श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, कि अगर एक साथ सबको काम दे दोगे तो या तो काम होगा ही नहीं या फिर कोई काम करना नहीं चाहेगा। श्रम विभाजन के सिद्धांत पर क्या होता है? ये कार्य करता है कि अलग अलग कमेटीज बनाई जाती हैं। फिर कैबिनेट कमेटी का संविधान में लिखे गए नहीं सर, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, ये संविधान के बाहर होते हैं, गैर संवैधानिक है। ये असंवैधानिक तो नहीं है पर गैर संवैधानिक है। याद रखना कि ये गैर संवैधानिक नहीं है पर असंवैधानिक है, अलग तरह से ये बनाया जाता है। नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। क्यों ये बात महत्वपूर्ण बनती है? क्योंकि ये गैर पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर एक संसद में भी तो कमेटी होती है।
होता है ना, पीएससी वगैरह के बारे में आप नाम सुने होंगे, तो पार्लियामेंट में भी कमेटीज होती है, तो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटीज और कैबिनेट कमेटी दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी सांसदों को लेकर के बनाया जाता है, जबकि कैबिनेट कमेटी में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये अंतर है दोनों के बीच। पार्लियामेंट्री कमेटी की चर्चा संविधान में भी की जाती है, पर कैबिनेट कमेटी की चर्चा संविधान में नहीं की जाती है। ये रूल ऑफ बिजनेस से आता है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, लेबर ऑफ डिवीजन से आता है। तो कई अंतर है इनके बीच में, हमको याद रखना है। इनका काम क्या है, तो ये कैसे आते हैं, तो ये रूल ऑफ बिजनेस से क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। रूल ऑफ बिजनेस क्या होता है, एक किताब होती है जिसके तहत लोकसभा, राज्यसभा और कैबिनेट चलाने के लिए नियम लिखे गए हैं, कि नियमावली होती है, उसके तहत होते हैं। ये सब हमको काम की चीज़ इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस याद रखना है कि कैबिनेट कमेटी किनसे मिलकर के बनता है, तो यूनियन मिनिस्टर्स को ही, कैबिनेट मिनिस्टर को ही छोटे छोटे टुकड़ों में बना करके कई सारी कमेटी बनाई जाती है। एक बात ये। दूसरी बात जो हमको याद रखनी है, क्या ये संवैधानिक है, नहीं सर ये गैर संवैधानिक, संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई। तीसरी बात जो हमको याद रखनी है वो यहाँ तीन तरह से, कि तीसरी बात ये कि कैबिनेट कमेटी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्थायी कमेटी और एक होता है अस्थायी। एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी। जैसे अभी हमने ये बात बोली थी कि वर्तमान में आपको 8 कमेटी पढ़ना है, कभी कभी आपको 6 कमेटी में सरकार चला लिया जाता है। तो कुछ स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं, जो सरकारें अपने हिसाब से तय करती हैं, बनाती हैं। कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। एडहॉक वो होते हैं जो किसी काम के लिए बनाया गया और काम हो गया तो उसको क्या कर देंगे, आप खत्म कर देंगे, तो वो एडहॉक कमेटी होते हैं। दो तरह के होते हैं। सेटअप बाय प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी का निर्माण कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करता है। वही अपने कैबिनेट के 2-2 4-4 मंत्रियों को लेकर के बनाता है। क्या ये बात महत्वपूर्ण है, नहीं सर ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर अगर लिखना चाहेंगे तो कैबिनेट कमेटी के बारे में इतना जानकारी होनी चाहिए कि कैबिनेट कमेटी का निर्माण कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और मोस्टली लीड भी कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। जैसे अभी भारत में 8 है, तो 8 में से 4 या 5 के लीडर कौन है, प्रधानमंत्री ही है, या 6 भी शायद होंगे, एक बार उसको चेक कर लेना। पर ज्यादातर के लीडर कौन है, प्रधानमंत्री है, क्योंकि जिस कैबिनेट कमेटी में प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा ऑटोमेटिकली वो उसका क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये याद रखना है कि जिस कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री आ जाएगा ऑटोमेटिकली उसका अध्यक्ष बन जाएगा। आई नो कि आप लोग जो प्रीलिम्स में पढ़े होंगे उनके लिए नई चीज़ है, तो फटाक से नोट कर लीजिए। जो लोग मेंस में पहले हमसे पढ़ चुके होंगे उनको ये बात बता दी गई है, तो जो लोग प्रीलिम्स में पढ़े हैं उनके लिए एकदम नई चीज़ है, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। आपके पास है 1-2 मिनट, नोट कर लीजिए। क्या कैसी डिस्कशन, बताइए बताइए। हाँ नहीं तो मेंस में नहीं पढ़े, यहाँ तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो यहाँ पे मैं आया हूँ कि कुछ चीज़ें जो आप छूट गए होंगे वो पढ़ा दे रहे हैं, बाकी तो आप पढ़े ही होंगे और बेहतर पढ़े होंगे। इतना तो मैं मानता हूँ कि कम से कम प्रीलिम्स के लिहाज से तो सूरज सर बहुत इफेक्टिवली पढ़ाते थे, इस बात को मानने में कोई दो राय नहीं है। एक व्यक्ति जो इसी को पढ़ा रहा है तो वो अच्छा पढ़ाते थे। पर दुर्भाग्य है कि हमको पढ़ाते थे लगाना पड़ रहा है। लिख रहे हैं आप लोग, क्यों लिखना है सर, आप कह ही दिए कि पीडीएफ उड़ीएफ आ ही जाता है तो क्यों लिखना है। अच्छा अगली क्लास शायद पारितोष सर की है, तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ लीजिएगा। हाँ 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 है। अब आज से सीजी पर जोर दिया जाएगा। अरे जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मैं भी उनको देखा तो मैंने यही पूछा कि आप जिंदा हैं, तो उनका जवाब था सर चल के आया हूँ, तो ये जिंदा ही है। ठीक। कैबिनेट कमेटीज के बारे में 2-3 बातें याद रखिएगा। कैबिनेट कमेटी का जो भी निर्णय होगा वह माना जाएगा कि यह कैबिनेट का निर्णय है, सभी कैबिनेट ने मिल करके निर्णय दिया। देखो क्यों ये बात समझना है कि कैबिनेट तो 10-12 लोगों का है, कमेटी में तो 2-3 लोग हैं, तो जो 2-3 लोग मिल करके जो निर्णय ले लिए वह माना जाएगा कि 10 के 10 लोगों का निर्णय है। ठीक। कमेटीज कितनी होती, तो इतने तरह के कमेटीज हैं, टोटल 8 तरह के कमेटी इस देश में भारत के पास है। 8 तरह की कमेटी अभी वर्तमान में काम करती है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इस साल के लिए खूब चर्चा में रहा है,
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस साल के लिए खूब चर्चा में रहा है। पाकिस्तान पर हमला कैसे करना था, क्या करना था, यह निर्णय किसका था? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी का, सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी का निर्णय रहा होगा। ड्रोन से हमला करना है कि नहीं करना है, ये सब यही लोग निर्णय ले रहे थे। किसका? हाँ, सामूहिक जिम्मेदारी है भाई। कैबिनेट कमेटी का तो सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी का निर्णय कैबिनेट का निर्णय माना जाएगा और कैबिनेट का निर्णय सरकार का निर्णय माना जाएगा। आप समझ रहे हैं? कैबिनेट कमेटी अलग काम कर रही है। आप जो कह रहे हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी, ये लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार ही नहीं है। ये जिम्मेदार किसके प्रति? कैबिनेट के प्रति। ठीक है, लोकतंत्र, ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार थोड़ी ना है। लोकसभा के प्रति जिम्मेदार कौन है? मंत्रिमंडल। ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं। मंत्रिमंडल के अंदर भी बहुत छोटे छोटे बांट दिया। जैसे इतने सारे काम हो यहाँ पर, तो क्या होता है कि पहले तुम 10-10 का ग्रुप बनाए कि तुम, जैसे मान लो कि LK की शादी करवानी, लाल इसकी, तो इसकी शादी करवाने तो अलग अलग विभाग होगा ना, अलग अलग विभाग होंगे। एक होगा क्रॉकरी विभाग, टेंट वेंट लाग देखने वाला विभाग। एक विभाग होगा, हाँ, एक विभाग होगा जो सबका क्या देखेगा कि स्वागत वागत करवाएगा सबका। एक विभाग होगा जो लिफाफा पकड़ने वाला का विभाग होगा, जो लोग देंगे। अलग अलग विभाग बनेंगे। तो क्रॉकरी विभाग में 10 लोग थे, उनको फिर 2-2 3 बांट दे के, क्रॉकरी में तुम देखोगे टेंट वाले के साथ, तुम देखोगे झालर वाला लाइट वाइट, तुम देखोगे खाना पीना का मामला, तो ऐसा बांट दिए। तो जो खाना पीना का मामला फाइनल कर दिया तो माना जाएगा ना कि हम सब का निर्णय है। बस इतनी सी बात है कि वो डिसीजन को बहुत छोटे लेवल पर क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। क्लियर? तो लिफाफा वाला विभाग LK फिर अपन देख लेंगे, बाकी तुम देख लेना। तो अलग अलग कमेटी होती। अच्छा, इसमें देखो कुछ काम की चीजें होती। आप सुनते हो ना कि फलाने का अपॉइंटमेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ने किया, तो वैसे नहीं करते। जितने अपॉइंटमेंट होते हैं वो अपॉइंटमेंट कमेटी तय करती है। अपॉइंटमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट या हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करने में अपॉइंटमेंट कमेटी पहले नाम लेकर के आती है। पहले हर जगह से नाम मंगवाती है, फिर उस नाम पर चर्चा करते हैं। नाम पर चर्चा करके छांट लेती है 2-3 नाम कि हमको इन 2-3 नाम में से किसी एक को अपॉइंट करना है। फिर उन सब के बारे में IB काम करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जाकर के था पता लगाती है कि ये व्यक्ति का निजी जीवन में क्या हाल है, सार्वजनिक जीवन तो छोड़ दो। फिर उसके बाद IB का रिपोर्ट आता है, उस पर कैबिनेट कमेटी का अपॉइंटमेंट कमेटी डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके फिर अपॉइंटमेंट देती है। आपके अपॉइंटमेंट में भी अगर आप कैबिनेट सरकार, केंद्र सरकार की नौकरी में जाएंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब अपॉइंटमेंट कमेटी का अधीन ही होता है। उसके नियमावली तय किए हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन ऐसे होगा। ये अलग बात है कि आपके अपॉइंटमेंट का वो लेटर उठा कर नहीं पढ़ेंगे, पर कैबिनेट कमेटी के नियम ही लागू किए जाएंगे। तो ये कैबिनेट कमेटी का है। तो कितने कमेटी है कि इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। एकदम याद रखना है, ऐसा बार बार लिखने की जरूरत है, एकदम सिंपल सी बात है कि एक आर्थिक मामलों की कमेटी है, एक कमेटी है अपॉइंटमेंट की नियुक्ति के मामलों की कमेटी है कि किसकी नियुक्ति करनी है। जितने कैग है, CIC है, CEC है, इन सब की नियुक्ति करनी पड़ेगी ना। तो ये कौन नियुक्त होंगे, कैसे नियुक्त होगा, तो शॉर्ट लिस्टिंग करने का काम नियुक्ति कमेटी का है। फिर सुरक्षा मामलों पर है, ये तय करती है कि सुरक्षा कैसे, नेपाल के साथ क्या करना है, बांग्लादेश के साथ क्या करना है, प्रधानमंत्री इसी के निर्णय पर काम करेंगे। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, ये सबको एकोमोडेशन देती है कि जितने MPs हैं उनका घर वगैरह, जैसे राहुल गांधी का घर कब खाली करवाना है, कब उनको नया घर देना है, यह सब काम एकोमोडेशन वालों का है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के संसद में किस मुद्दे पर चर्चा होगी, किस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी या राम मंदिर पर चर्चा होगी, यह तय करने का काम किसका है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य की कमेटी होती है और यह तय करती है। यह रेफर्ड है सुपर कैबिनेट। ये कैबिनेट में भी सुपर कैबिनेट किसको कहते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स को। ये तय करना कि संसद में किस मुद्दे पर बहस होगी, क्योंकि संसद में बहस से क्या होता है, परसेप्शन बनता है और परसेप्शन पर सरकार चलती है। लोकतंत्र में लोकप्रियता बनती है। लोकतंत्र में तो आप जानते हैं लोकप्रिय सरकार बनती है, बहुमत की सरकार तो बनती नहीं। सो लोकप्रियता के लिए संसद में चाहिए परसेप्शन। परसेप्शन कौन बनवाता है, ये कमेटी, इसलिए इसका नाम क्या है, ये सुपर कैबिनेट कहलाता है। कि कैबिनेट से भी, कैबिनेट के को किस दिशा में ले जाना है ये कौन तय करता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स तय करते हैं।
देन कम्स कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कि राजनीति किस तरफ ले जाना है, धर्म की राजनीति करनी है कि गरीबों की राजनीति करनी है कि भूखमरों की राजनीति करनी है कि किसकी राजनीति करनी है, तय करती है कौन, पॉलिटिकल अफेयर्स। कि हमें जो, क्योंकि कोई भी सरकार बनती है इसमें कोई बुराई है ही नहीं, हम लोग ये देखते जरूर ना कि ये वाली सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, उसकी राजनीति, भाई उसको जिताया ही किसने है, इसी एजेंडे पर जीता है, तो वो अपने एजेंडे को फुलफिल ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। आप पढ़ ही रहे हैं, पीसीएस अधिकारी बनने के बाद पीसीएस अधिकारी ना बने, ये कोई बात हुई, बनेंगे ही, आप यही एजेंडा लेकर के चले हैं। सो ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है। देन कम्स इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, नई 2 कमेटियां हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ 6 तक के तो शुरू से रहते थे, 2 नए बना दिए गए 2014 के बाद। कि इन्वेस्टमेंट, निवेश और विकास पर एक कमेटी है कि निवेश लाना है तो किस देश से लाना है। जैसे इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसरो की नई कंपनियां बनी हैं। इसरो पहले अकेला एक कंपनी था, अब इसरो के अंदर कई सारे लिमिटेड कंपनियां बनी हैं जो विदेश से क्या करते हैं, लेकर के आते हैं कि बिजनेस लेकर के आते हैं। जैसे इसरो दुनिया भर के सैटेलाइट को लॉन्च करता है, कभी अमेरिका का, कभी बुल्गारिया का, कभी इंग्लैंड का, कभी कहीं का। सैटेलाइट कौन लॉन्च कर रहा है, इसरो लॉन्च कर रहा है। तो उसके लॉन्च करने में हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। जैसे भारत ने भी 102 सैटेलाइट कुछ दिन पहले लॉन्च एक साथ कर करके एक रिकॉर्ड बनाया था कि एक साथ हमने 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। अमेरिका उस डील पर बात कर रहा था, तो अमेरिका को उसको डील करने के लिए अमेरिका को उस पर लगभग $44 बिलियन के खर्च आ रहे थे। भारत ने उसको $44 मिलियन में करके दिखा दिया। तो जाहिर सी बात है कि भारत का बिजनेस को, ये जो अमेरिका का बिजनेस खींच करके भारत में लाएगा दुनिया भर के देशों का सैटेलाइट लॉन्च करने का, ये सब इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट आएगा कि मॉरिशस से आएगा ज्यादा, ये तय कौन करती है, इन्वेस्टमेंट कमेटी तय करती है कि किसके लिए हमको क्या करना है। ऑटोमेटिक रूट किसके लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं तो आई कैन टेक लिबर्टी कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सी इन्वेस्टमेंट, बीमा में 74% इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से आएगा कि 100% आएगा, इंश्योरेंस सेक्टर में तय करने का काम इसका है। देन कम्स स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, बेरोजगारी का उपाय भारत में क्या होता है, कौशल विकास करना, ये सब काम किसका है, इसकी कमेटी का। यहाँ पर 2 ग्रीन कलर में किया हुआ है, बाकी सब अलग अलग कलर में किया हुआ है। इसका याद रखना कि देखो इस देश में क्यों अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, ये बात राजनीतिक हलचल में है ना कि चाणक्य कहते हैं। रीजन ये है कि देश में राजनीति कैसी होगी, देश में सरकार कैसे काम करेगी, किस एजेंडे पर काम करेगी, ये तय कौन करता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और इसके हेड कौन है, अमित शाह। इसके हेड कौन है, अमित शाह। जबकि अकोमोडेशन के हेड कौन है, देना है सबको क्या, आवास, और ये कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके हेड है। इसके अलावा बाकी सबके हेड कौन है, प्रधानमंत्री। बाकी सब में कौन आ जाते हैं, प्रधानमंत्री। ये 2 को छोड़ करके बाकी सब में हेड कौन है, प्रधानमंत्री है। तो हमने पढ़ा था ना कि ज्यादातर कैबिनेट कमेटी मोस्टली हेडेड बाय व्हाट, प्राइम मिनिस्टर। सो इसके पहले टोटल 6 थे, 6 में 4 प्रधानमंत्री हेड करते थे, 2 कोई और करता था। अब 8 है, 8 में 2 कोई और करता है, बाकी कौन करता है, ज्यादातर प्रधानमंत्री हेड करते हैं। आपसे ये सवाल कैसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि एकोमोडेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो राजनाथ सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष कौन है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के कौन, अमित शाह। आपसे पूछा जाए कि इनमें से किस कमेटी, ऑप्शन 1 2 3 4, इनमें से किस कमेटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये, या इनमें से कितने कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, तो 1 2 3, इस तरह से सवाल आपसे बनेगा। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना। बदल जाएंगे, अब जब देश बदल जाएगा तो प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, कोई जरूर नरेंद्र मोदी रहेंगे, कोई भी बदल सकता है। हाँ नहीं, रक्षा मंत्री, ये बात मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं कि हर बार रक्षा मंत्री ही रहेगा, कोई ऐसा नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री को तय है। मैंने क्या कहा, अगर आप ध्यान से सुनो तो पिछले स्लाइड में हम लोग क्या बोले कि कैबिनेट कमेटी का गठन कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो वह तय करेगा किसके अध्यक्ष कौन। ठीक बात। सो देखो मंत्रिपरिषद में इतनी बातें हैं, मंत्रिपरिषद सिर्फ इतना खत्म नहीं होता कि गोला घेरा बनाए राज्य मंत्री उप मंत्री फलाना ढिमकाना, नहीं है। मंत्रिपरिषद में इतना डेप्थ है, मंत्रिपरिषद को इतने डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ता है तब जाकर के, क्योंकि आप एग्जाम में जाते हैं कुछ क्वेश्चन लगता है ये तो सुना ही नहीं, हवा नहीं लग रहा है। तो पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सवाल आपको ऐसा हो जो नहीं सुने हो। अगर आप नहीं सुने तो या तो आप किताब नहीं पढ़ रहे या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। मंत्रिपरिषद में इतनी बातें जो निकाल करके मैंने उठाई हैं, ये न्यूज़पेपर से उठाया गया है,
कि कौन कौन सी चीज़ें इस समय चर्चा में है, तो कमिटीज चर्चा में है ज़्यादा, तो उठा लो कमिटीज, पढ़ा दो बच्चों को, क्या पता एग्जाम में आ जाए। अब भविष्यवाणी तो हम लोग थोड़ी ना कर सकते हैं, पर जो कमिटीज है सिर्फ इतना नहीं कि मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री उप मंत्री इनका कार्य ये है वो है, वहाँ तक तो मेंस में काम हो जाता है। प्रीलिम्स के लिहाज से जब जाओगे तो मंत्रिपरिषद के अंदर घुसो, पीएमओ चर्चा में है तो पीएमओ को पढ़ो, अगर कैबिनेट कमेटी चर्चा में तो कैबिनेट कमेटी पढ़ो, इतनी चीज़ें आपको कैबिनेट कमेटी के बारे में पढ़नी पड़ेगी, इतने सारी चीज़ें। देन कम्स आर्टिकल 76, कौन? भारत का महान्यायवादी। तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताना, फिर आगे बात करेंगे। भारत का महान्यायवादी शब्द को तोड़ दिया जाए, महान्यायवादी कौन व्यक्ति होता है? तो सर जो महान हो, सर जो न्याय और वादी मतलब होता है बोलने वाला, जो सर हर वक्त न्याय की ही बात करे, जो हर व्यक्ति दिन भर न्याय की बात करे, वो कौन है? महान्यायवादी। अब कितना करता है तुम समझ लो, है कि नहीं? तो ये कौन है? देश में सबसे बड़े क्या होते हैं? लॉ ऑफिसर होते हैं, देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माने जाएंगे। आर्टिकल 76 व्यवस्था करता है किसका? भारत के महान्यायवादी का। आर्टिकल 76 व्यवस्था करता है भारत में महान्यायवादी का। यह कौन होते हैं? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी कहानियाँ याद रखनी है। महान्यायवादी की पूरी कहानी यहाँ पर आराम से लिखी गई है, पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। हो सकता है योग्यता रखता हो, वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, बहुत ज़्यादा न्यायविद हो, जानकारी उसके पास खूब हो न्याय का, इसलिए उसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। भारत के भी महान्यायवादी कौन है? हाँ, आओ, भारत का राष्ट्रपति कौन है ये तय करना आपका काम है, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर संडे को मैं क्या ही पढ़ाऊंगा, ये सब तो पढ़ाऊंगा, है कि नहीं? संडे का क्वेश्चन आज ही क्यों बता दें। चलो, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के महान्यायवादी नियुक्त करता है। हाल ही में नियुक्त किया गया, दोबारा रीअपॉइंटमेंट उनका किया गया है, वो पहले भी थे और अभी रीअपॉइंटमेंट किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त करता है रमणी, हो सकता है भाई, अब संडे को बता देंगे। चलो, तो क्लॉज 1 कौन है? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। दूसरी बात ध्यान रखना है, क्लॉज 2 आर्टिकल 72 महान्यायवादी के कर्तव्य की बात करता है। हम लोग क्या याद करते हैं? अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, 76(1) और 76(2) अलग अलग बांट दो। 76(1) राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, जबकि 72 महान्यायवादी के कर्तव्य की बात करता है। भारत सरकार को कानूनी सलाह देना उसका काम है, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कार्यों का निर्वहन करना उसका काम है। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय दोनों सदनों तथा उसकी समितियों में बोल सकता है। याद रखना, यहाँ जिस समिति की बात कर रहा है यह पार्लियामेंट्री समिति है, न कि कैबिनेट समिति है। यह कौन सी समिति? पार्लियामेंट्री संसदीय समिति की बात कर रहा है। तो वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय संसद की दोनों समितियों और उसके लेकिन मतदान का अधिकार उसे नहीं होता। आर्टिकल 88, यहीं से एक नया आर्टिकल याद कर लेना है। आर्टिकल 88 वही है जो अनुच्छेद 76 का भाग 2 कहता है। भाग 2 में एक पॉइंट लिखा गया कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय संसद के दोनों सदनों उसकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन मतदान का उसको अधिकार नहीं होता है। वह चर्चा कर सकता है, रिपोर्ट पर वाद विवाद कर सकता है, संवाद कर सकता है, पर वह मतदान का अधिकार उसके पास नहीं होता है। आर्टिकल 88 इसकी व्यवस्था करता है कि उसके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। फटाक से ये सबको याद होता है। तब तक मैं एक सवाल इनका ले लूँ, अघनिता प्रजापति का था कि सर सचिव जो महामंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं उनके बारे में बताइए। सचिव कभी मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। भारत सरकार के सचिव जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, वो एक आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, कार्यपालिका का हिस्सा होता है। जबकि जो मंत्रिमंडल है ये लेजिस्लेचर का हिस्सा है, विधायिका का हिस्सा है। विधायिका और कार्यपालिका में वो दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, सचिव सिर्फ मंत्री परिषद की मदद कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, पर मंत्री परिषद का काम अलग है, सचिव का काम अलग है, वो अलग अलग काम करते हैं। आगे बढ़ा जाए। 76(1), 76(2) सबको याद रह जाएगा। 76(2) क्या कहता है कि दोनों सदनों में, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भी याद करोगे कोई बात नहीं, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 76(2) में कि निर्वहन करते समय दोनों सदनों में वो बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, जवाब दे सकता है और मतदान का अधिकार नहीं होता है। आर्टिकल 88।
महान्यायवादी को सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति की जाती है। सॉलिसिटर जनरल के पास भी वही सारे पावर है जो महान्यायवादी के पास है। क्या ये सत्य है? सॉलिसिटर जनरल के पास भी वही सारे शक्तियां हैं जो महान्यायवादी की शक्तियां हैं, क्योंकि वो इसी को असिस्ट कर रहा है, इसी की जगह वो काम करता है। क्या सॉलिसिटर जनरल सरकार के पक्ष को न्यायालय में उठा सकता है, रख सकता है? सॉलिसिटर जनरल तो कुछ होता है ना, ये जाने कि नहीं, सुने कि नहीं? नहीं। अच्छा, हिंदी में तो सॉलिसिटर जनरल ही कहते हैं शायद, हिंदी में भी सॉलिसिटर जनरल ही कहते हैं। इसका मतलब आप लोग इतना ही पढ़े, महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को सपोर्ट करने के लिए ये व्यक्ति जो आर वेंकट रमनी है, ये 92 ईयर ओल्ड व्यक्ति है। ऐसे ऐसे करके किस कोर्ट में जाएगा महोदय? ऐसा नहीं कर सकते, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके एक अपनी बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, एडवाइस कर सकते हैं, पर एक्ट करने के लिए उनको एक सहायता के लिए चाहिए। भारत के में व्यवस्था किया जाता है कि इनकी सहायता के लिए, इनके असिस्ट करने के लिए सहायक के तौर पर भारत में एक सॉलिसिटर जनरल होगा। सॉलिसिटर जनरल होगा, और जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी व्यवस्था की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल भी होगा और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होगा। सॉलिसिटर जनरल इनके सारे काम करता है, इनके जगह पे सारा काम करता है। वह किसी सरकार के लिए वो केस लड़ता है, केस लड़ सकता है सरकार का, परंतु वह यह काम उसके पास पावर नहीं होता है। वह संसद में हिस्सा लेने के समय वो बातचीत नहीं करेगा, संसद में नहीं बैठेगा। बोलने का अधिकार सिर्फ आर वेंकट रमनी को है। वह सब बगल से क्या करेगा, पेपर पकड़ाएगा, साहब इस पर बोलिए ना, हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए ना, ऐसा बोलेंगे। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, उनके सहायक होता है। सॉलिसिटर जनरल उनके सहायक होता है। याद रखना कि उसके लिए एक अलग व्यवस्था की जाती है। कहानी और भी है यहाँ पर, अगर आप लोग लिख चुके हैं तो देखिए सॉलिसिटर जनरल के काम क्या है। सॉलिसिटर जनरल सर्वोच्च विधि अधिकारी, दूसरे सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। पहले सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। और उनके असिस्ट करने के लिए दूसरा कौन है? सॉलिसिटर जनरल। यह पद संविधान में नहीं बल्कि कानून का परंपरा पर आधारित है। संविधान में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था, संविधान ने सिर्फ महान्यायवादी की बात की थी, पर उनकी व्यवस्था कर दी गई किसके? सॉलिसिटर जनरल के लिए। यह संवैधानिक पद नहीं है, यह इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होगा। और कार्य क्या है? महान्यायवादी की सहायता करना, उनको असिस्ट करना, इसका मुख्य कार्य है। यह भारत की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमों की पैरवी करता है, महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार का पक्ष रखता है, महान्यायवादी द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करता है। जबकि महान्यायवादी किसके द्वारा सौंपे गए कार्य का निष्पादन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा संचालित भारत सरकार के द्वारा। जबकि ये किसके द्वारा? महान्यायवादी किसके द्वारा कार्यों का संपादन करते हैं? तो जो इनको महान्यायवादी कार्य देता है वो कानून कौन करते हैं? सॉलिसिटर जनरल करते हैं। इसके अलावा सरकार को कानूनी राय देना, आप इसको लिख लीजिएगा फटाक से, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, इसको खत्म ही करें। इसके जो महत्वपूर्ण बात ये है वो ये एक अधिकार तथा सीमाएं संसद में इसको बोलने का अधिकार नहीं होता है। किसको? सॉलिसिटर जनरल नहीं बोल सकते। कौन बोल सकते हैं? एजीआई बोल सकते हैं, अटॉर्नी जनरल बोल सकते हैं, एसडीआई नहीं बोल सकते। मतदान का अधिकार नहीं होता है, मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है। यह सरकारी मुकदमों में सरकार का प्रतिनिधित्व बस कर सकता है, जो काम एजीआई का वह काम कर सकता है। कार्यकाल फिक्स नहीं है, केंद्र सरकार की इच्छा पर है, वेतन व सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इधर कुछ कहानी लिखी गई कि सॉलिसिटर जनरल के अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी क्या किया जाता है? रखा जाता है। यह संविधान के किसी रूल से लाया गया है, संविधान में नहीं है, बल्कि लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस एंड सर्विसेज 1987 के द्वारा लाया गया है। यहीं पर आज की सभा विसर्जित की जाएगी। अगर आप ये समझ चुके हैं तो ठीक यार है समझ में कि एक कौन होगा? आर्टिकल 76 कहता है महान्यायवादी, उसको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होगा। सॉलिसिटर जनरल संवैधानिक पद नहीं है, यह अलग से लॉ ऑफिसर्स रूल्स के द्वारा लाया गया है। यह सदन में मतदान में भाग ले सकता है? नहीं सर। यह सदन के बहस में भाग ले सकता है? नहीं। यह सिर्फ क्या करेगा? सरकार की पैरवी कर सकता है किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। यह वह सभी कार्य को करेगा जो महान्यायवादी इसको क्या करेंगे? पकड़ा देंगे। ये ऐसा ही मिलता जुलता काम राज्य में कौन करता? आर्टिकल 165 महाधिवक्ता। तो इसके बारे में अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आई? इसके अलावा अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका काम है इसको इधर उधर करके